नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 1552 दिनों के इंतजार के बाद फाइनली सीएए की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है गृह मंत्रालय के द्वारा और इस तरह से भारत में सीएए लागू हो गया। भारत में सीएए के लागू होते ही अगर देखें तो एक तरह से असम में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। सरकार को आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से शाहीन बाग 2.0 शुरू हो जाए। इसीलिए सरकार इस बार सतर्क है, पूरी तरह से सतर्क है कि इस तरह से शाहीन बाग जैसी कोई दूसरी घटना ना हो, क्योंकि उसके बाद आपने देखा था कि किस तरह से दिल्ली एक भयंकर दंगे की चपेट में आ गया था। तो इस बार सरकार एकदम से सख्ती के मूड में है और उन्होंने कोशिश की है कि इस तरह का दोबारा घटना ना हो जैसे कि दिल्ली में दंगे हुए थे। और फाइनली जैसे ही ये लागू हो गया, जैसे ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो वैसे ही एक बहस का मुद्दा फिर से बन गया। हालांकि जब सीए पास हुआ था उस समय भी बहुत डिबेट हुए थे इस विषय पे, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क थे। आज जब ये लागू हो गया है तो ये फिर से चर्चा में आ गई है और आज से फिर ये डिबेट में आज गया है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी। आज हम लोग किन मुद्दों पे चर्चा करेंगे, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो हमारा जो इशू होगा आज, जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा, हम लोग क्या क्या मुद्दों पे बात करेंगे देख लीजिए। तो हमारा जो होगा इसमें टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन, या फिर डिस्कशन की आप बात करें तो इस डिस्कशन में हम लोग जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, पहले हम लोग सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा जो अभी स्पष्टीकरण दिया गया है सीए को लेकर के, वो हम लोग जानेंगे क्या है। उसके बाद जाकर के जानेंगे कि सीए की जरूरत क्यों पड़ी भारत को। फिर हम लोग जानेंगे कि कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे, सीए के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे। उसके बाद जाकर के सिस्टम कैसे काम करेगा उस पर हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जाकर के अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर वो सीए के तहत कैसे अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, उस पे हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि कौन-कौन से इंफॉर्मेशन को फाइल यहाँ पे फॉर्म में भरने पड़ेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है सीए के तहत अप्लाई करने वाले, तो उनका क्या होगा। फिर हम लोग जानेंगे कि जो पुराने वाले जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जाकर के कैसे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट प्राप्त होगी उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जाकर के जो सीए के विरोधी है, जो लोग इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं, उनके क्या क्या तर्क है वो जानेंगे। और फिर हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सीएए की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप मेरे पीछे ये इंडिया का मैप देख पा रहे होंगे और इंडिया के इस मैप में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के कुछ नेबरहुड आपको दिखाई दे रहे हैं और उनमें से 3 नेबरहुड की बात कर ले। 3 ऐसे हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। और देखिए ये 3 कौन से पड़ोसी देश हैं। ये बांग्लादेश, जो कभी इंडिया के ईस्टर्न पार्ट का ईस्ट बंगाल का पार्ट रहा था, भारत का जो बृहद बंगाल था आज़ादी से पहले, उसका ये पार्ट रहा था जिसको हम लोग आज के डेट में बांग्लादेश कहते हैं। 71 में एक अलग देश बना था। उसके बाद जाकर के ये पाकिस्तान हो गया। तो ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, और उसके बाद जाकर के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान। ठीक है? अगर आप इनके हिस्ट्री में जाएँगे तो आप एक बृहद भारत का कॉन्सेप्ट रहा है, आप लोगों को पता होगा अखंड भारत का कॉन्सेप्ट रहा है। और आपको पता होगा कि कंधार जो कि अफ़गानिस्तान में है, वहाँ तक सनातन संस्कृति हुआ करती थी और ये भारत का भाग था। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। आपको बता दूँ कि शाहजहाँ तक जब मुगल आए थे तो शाहजहाँ के समय तक अफ़गानिस्तान के जो ज़्यादातर पार्ट थे वो भारत का भाग हुआ करता था। ठीक है? तो एक लंबे समय तक भारत का भाग था, या पूरा का पूरा ये क्षेत्र भारत में ही था। और पाकिस्तान तो 1947 में बँटवारा हुआ। 47 में बँटवारा होकर के ये अलग पार्ट पाकिस्तान को मिला था, जो 71 में एक अलग देश बना था बांग्लादेश के रूप में। तो इस तरह से ये भारत का ही भाग है। और ये जो भारत का भाग है, इनका किसी न किसी कारण से, चाहे वो कॉलोनिज़्म की वजह से हो और बाद में जाकर के जैसे आज़ादी मिली तो उसके बाद विभाजन हुआ, और तमाम परिस्थितियों के कारण क्या हुआ कि रातों-रात यहाँ के लोग, जो पुराने समय से हजारों वर्ष से जिनके पूर्वज यहाँ पे रह रहे थे और जिनकी ये भूमि थी, उनके भूमि को उनकी मर्जी के खिलाफ किसी ऐसे लोगों के हाथों सौंप दिया गया, जिन लोगों ने पूरी तरह से यहाँ पे इस्लामिक देश की स्थापना की, यानी इस्लाम धर्म पर आधारित देश की स्थापना की। दूसरी तरफ भारत जब आजाद हुआ तो भारत में इस तरह की धर्म को लेकर के कोई पूर्वाग्रह नहीं था, और भारत ने एक संविधान के तहत दुनिया के सभी देशों के
संविधान से अच्छी-अच्छी बातों को लेकर के शामिल करते हुए भारत को एक संवैधानिक देश संविधान से चलाने की तैयारी की और भारत को उन्होंने एक फैसला किया कि इस भारत को हम लोग जो चलाएँगे वो लोकतांत्रिक ढंग से चलाएँगे, एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, जिसमें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये धर्मनिरपेक्ष होगा। हालाँकि धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर वर्ड को बाद में शामिल किया गया था, आपको पता होगा 42वां संशोधन के तहत। तो इस तरह से क्या हुआ कि भारत जो है वो उन देशों की तुलना में देखें तो ज़्यादा क्लियर था, हमारी नीति क्लियर थी, हमारी नियति क्लियर थी और जबकि दूसरे इन देशों का हाल बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का ये रहा कि धीरे-धीरे जो बचे हुए वहाँ पे माइनॉरिटीज़ थे, यहाँ पे वहाँ के माइनॉरिटी का मतलब हुआ कि गैर इस्लामिक लोग, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो। तो वहाँ के जितने भी गैर इस्लामिक लोग थे, धीरे-धीरे करके उनके ऊपर प्रेशर आया, उनकी ज़मीनें छीन ली गई, उनकी कई बार हत्याएँ कर दी गई, कई सारे रिपोर्ट्स आप मीडिया में देखेंगे, उनके परिवार को लोगों को उनसे छीन लिया गया, महिलाओं, बच्चियों को छीन लिया गया, उसके बाद उनको परेशान किया गया और कई तो ऐसे थे जो या तो मारे गए या कन्वर्ट हो गए और उन्हीं में से कई लोग जो अपनी विरासत को बचाने की आशा से किसी तरह जान बचाकर एकदम से विपरीत परिस्थिति में भारत आए क्योंकि एकमात्र जो होप था उनका भारत ही था क्योंकि प्राचीन काल से वो भारतीय ही थे। परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो भारत से अलग हो गए। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी हुई कि वो भारत से अलग हो गए और इस तरह से भारत ही उनका एकमात्र आशा था। एक तरफ था कि उनका जो विरासत है, उनका जो हेरिटेज है उसका खत्म हो जाना। एक आशा के साथ वो भारत आए थे कि यहाँ पे उनकी जो हेरिटेज है उसको बचाना पॉसिबल होगा, उनकी जो विरासत होगी उसको बचाना पॉसिबल होगा। ठीक है, लेकिन जब भारत आए तो भारत में परिस्थितियां ऐसी थी कि चूंकि विभाजन भारत का हो चुका था और जो पाकिस्तान के नागरिक थे उनको भारत की नागरिकता हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था। बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं थी और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2019। हालांकि इसको लेकर के जो वामपंथी मीडिया है, जिसको आप लेफ्ट और लिबरल कहते हैं, इन लोगों ने बहुत ज्यादा झूठ फैलाया और भ्रम की स्थिति कायम की। इनका तो काम ही है भ्रम फैलाना, क्योंकि ये उसी भ्रम पे ही चलते हैं पूरी दुनिया में, लेफ्ट और लिबरल लोगों की बात करें तो फाइनली भारत सरकार ने ये कानून ये लाया सीएए और सीएए के पारित होने के बाद, अधिनियम बन जाने के बावजूद जो तमाम परिस्थितियां थी, कोविड के दौर आ चुके थे जिसकी वजह से इसे लागू करना पॉसिबल नहीं हो पाया और हाल ही में अभी रिसेंटली जो है वो भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस तरह से सीएए पूरी तरह से लागू हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से बैकग्राउंड ऐसा था जिसकी वजह से हमें सीएए की जरूरत पड़ी। अब देखिए क्या है कि सीएए की आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये चीज जानेंगे, सीए तो लागू तो हो गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जरूरत क्यों पड़ी। उससे पहले हम लोग ये भी जान लें कि गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण क्या है ऊपर, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को। तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में जो ऑलरेडी जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये जो अमेंडमेंट करके जो एक अलग पार्ट बनाया गया है, ये दरअसल उन माइनॉरिटीज के लिए है, उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में माइनॉरिटी थे और धार्मिक उत्पीड़न की वजह से अपने आप को बचाने के लिए वो भारत की शरण में आए और चूंकि पहले से ही वो भारतीय ही रहे थे, भारत का ही भाग रहा था, तो उनको नागरिकता देने के लिए यह कानून लाया गया है, ना कि इसमें किसी के नागरिकता भारत में रह रहे भारतीय नागरिकों के नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। तो गृह मंत्रालय ने भी इस चीज को स्पष्ट कर दिया है और नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जैसा कि गृह मंत्रालय ने क्लियर किया है। तो ये दो बातें हम लोगों के समझ में आ गई। एक तो हम लोग के समझ में आ गई कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक्सप्लेनेशन क्या था। तो उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि ये नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। और दूसरा हम लोगों ने जाना कि सीए की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब जाकर के हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग तीसरा यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि सीए की जरूरत को लेकर के कुछ और बातें भी जानना जरूरी है कि जब भारत में ये लोग आ गए तो इनको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी और उनमें से कई सारी समस्या आप खुद भी एज ए सिटीजन आप फील कर रहे होंगे कि आपको हर जगह कहीं पे नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है, आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, आपको वोटर आईडी की जरूरत पड़ती है, कहीं पे आप बैंक में खाता खोलने जाते हैं, कहीं पे आप ट्रैवल करते हैं, टिकट बुक कराते
चाहते हैं, यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको बिना नागरिकता से जुड़े हुए दस्तावेज का काम नहीं चल रहा है। तो ऐसे लोग जो जान बचा करके आए और भटकते हुए भारत में आए, और भारत में भी उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको तभी मिलेंगे जब वो सिटीजन होंगे, और सिटीजनशिप नहीं होने की वजह से ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास, और इन डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से उनका जीवन एक तरह से व्यवहारिक जीवन बड़ा कठिन है उनके लिए। ना तो कहीं वो जॉब कर सकते हैं, जॉब में भी लिमिटेड जॉब उनके लिए अवेलेबल होगी और बहुत मुश्किल से, उसके अलावा ना तो वो व्यापार कर सकते हैं, और उसके अलावा वो फ्री पूरी तरह से हम भारतीय की तरह जो हमारे पास जो नागरिकता है और जिस तरह से हम लोग पूरी इंडिया में मूवमेंट कर सकते हैं, इस तरह से वो मूवमेंट भी नहीं कर सकते। तो इन सभी व्यवहारिक समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है और अब इनको नागरिकता देने की बात की गई है। अब सवाल है कि इसमें पात्र कौन-कौन से होंगे, यानी कि हु विल बी एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि कौन-कौन से लोग इसके लिए पात्र होंगे। तो आपको एक चीज बता दूं कि इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों से आने वाले जो गैर मुस्लिम शरणार्थी होंगे, गैर मुस्लिम कहने का मतलब वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो सिख भी हो सकते हैं, वो बौद्ध भी हो सकते हैं, वो जैन भी हो सकते हैं, वो पारसी भी हो सकते हैं, वो ईसाई भी हो सकते हैं, उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकेगी इस सीएए के तहत। उसके अलावा इसमें क्या होगा देख लीजिए, तो इन लोगों को सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके तहत इनको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और ऑनलाइन अप्लाई करके उसके बाद जाकर के क्या होगा कि उसमें कुछ शर्तें भी होंगे जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शर्तें ये होगी कि वो पिछले 1 साल से लगातार भारत में रहना उनके लिए अनिवार्य, यानी कि पिछले 1 साल से लगातार वो भारत में रह रहे हैं, वही व्यक्ति अप्लाई कर पाएंगे। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो डेडलाइन दी गई है वो ये दिया गया है कि वो व्यक्ति पहली बार, कहने का मतलब है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुका हो, यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले वो भारत आ चुका है, ऐसे ही व्यक्ति सीए के तहत अप्लाई करेंगे, और उसके अलावा वो पिछले 1 साल से लगातार भारत में रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो ऐसे जो लोग होंगे उनके अगर दस्तावेज वगैरह सब की बात करें तो उसको लेकर के आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें, सारी चीजें उसमें एप्लीकेबल होगी। अब देखिए सिस्टम ये कैसे काम करेगा, कैसे ये अप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो सिस्टम काम करेगी, ये सिस्टम ऐसे काम करेगी कि भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक वेबसाइट बनाया है indiancitizenship.nic.in। ठीक है, इसमें ये जो वेब पोर्टल है एक तरह से, और इस वेब पोर्टल के माध्यम से सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जो मीडिया में खबरें आ रही है उस खबर के अनुसार अगर आप उस पर भरोसा करें, उसको माने, आधार माने, तो बहुत जल्द एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करने की बात की जा रही है, यानी ऑनलाइन अप्लाई में मोबाइल से भी अप्लाई करने की सुविधा अवेलेबल होगी, जो कि बात की जा रही है। तो सबसे पहले जब ये आवेदन किया जाएगा वेब पोर्टल के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से किया जाएगा, तो ये जिला कमेटी को ये आवेदन भेजा जाएगा। ये जो आवेदन होगी इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा जिला कमेटी को, और जिला कमेटी किसको करेगी, तो ये वो एम्पावर्ड कमेटी को, जो एम्पावर्ड कमेटी होगी, जिसको ये अधिकार प्राप्त समिति होगी, उस अधिकार प्राप्त समिति को भेजा जाएगा, जो एक ऐसी समिति बनाई जाएगी जो नागरिकता से संबंधित जो आवेदन आएंगे उस पर विचार करेंगे। तो ये जो एम्पावर्ड यानी अधिकार प्राप्त जो कमेटी होगी वही डिसाइड करेगी कि इस व्यक्ति को नागरिकता दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अब इस एम्पावर्ड कमेटी की बात कर ले कि इसमें अधिकार प्राप्त समिति में कौन होंगे, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो बनाए जाएंगे सेंसस ऑपरेशंस के जो डायरेक्टर है, यानी कि भारत में जो जनगणना से जुड़े हुए जो विभाग है उसके जो डायरेक्टर होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे, और इनके अलावा 7 अलग मेंबर्स भी इसमें शामिल होंगे। 7 मेंबर्स में आप खुद ही देख लीजिए किनको किनको शामिल किया गया। प्रमुख रूप से आईबी से कुछ लोग होंगे, आईबी के होंगे, उसके बाद जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जुड़े हुए लोग होंगे, कुछ लोग होंगे रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, और उसके अलावा स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, यानी ये सभी प्रमुख जो विभाग होंगे, क्योंकि इनके पास दस्तावेजों को पुष्ट करने की, दस्तावेजों की जांच करने की, व्यक्ति के बारे में पता लगाने के इनके पास अपने मैकेनिज्म होते हैं। तो इन सभी विभागों से मिला करके 8 सदस्यीय कमेटी बनेगी, और अध्यक्ष जो होंगे वो सेंसस ऑपरेशंस के जो डायरेक्टर होंगे उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। और ये जो एम्पावर्ड कमेटी होगी यानी अधिकार प्राप्त जो कमेटी होगी, ये विचार करेगी और कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हम लोग क्यों उसी पे बात कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हम लोग सारे प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद जाकर के फिर क्या है नेक्स्ट देख लीजिए, तो आवश्यक दस्तावेज यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स
कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी सीए के तहत जो शरणार्थी भारत में है वो अगर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले उनको भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए उनको शेड्यूल 1A के तहत 9 दस्तावेज में से कोई दस्तावेज इनके पास होने चाहिए। शेड्यूल 1A में 9 दस्तावेजों की चर्चा की गई है, उसको आप डिटेल से जाकर के अगर किसी को अप्लाई करना होगा तो वहां पे देख सकते हैं। तो शेड्यूल 1A के तहत 9 दस्तावेज मांगे गए हैं, उन 9 दस्तावेज में से कोई दस्तावेज होना चाहिए। और शेड्यूल 1B के तहत टोटल 20 दस्तावेज की सूची बनाई गई है। और शेड्यूल सी के तहत एफिडेविट की बात की गई है कि अगर 1 और 2 1A या फिर 1B के तहत अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का कोई दिक्कतें आ रही है तो शेड्यूल 1C के तहत एफिडेविट यानी शपथ पत्र की मांग की गई है। ठीक उसी तरह जैसे आपको भी पता होगा कि किसी डॉक्यूमेंट्स के अनुपस्थिति में आप जो शपथ पत्र होते हैं जिसमें जो जानकारी आप देते हैं उसमें लीगली आप ये मानते हैं कि ये मेरे द्वारा लीगली ये जानकारी सही दी गई है और अगर इस पे अगर कोई जानकारी गलत होती है तो मुझ पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो उनको एफिडेविट बना करके एफिडेविट पेश करना पड़ेगा। और सबसे पहले उन तीनों देशों के जो ये बताना होगा उनको कि इन तीनों देशों में से वो किस देश के नागरिक है। और सबसे पहले उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो गैर मुस्लिम है, क्योंकि ये गैर मुस्लिमों के लिए ही है। क्योंकि बेसिकली बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो ये तीनों के तीनों इस्लामिक देश है और स्वाभाविक रूप से वहां धार्मिक उत्पीड़न कम से कम मुस्लिम लोगों का नहीं होगा, ये मान करके भारत सरकार ने। और धार्मिक उत्पीड़न जो है अल्पसंख्यकों का ही होगा। और इसको लेकर के सरकार के पास एक बड़ा तर्क भी है, डाटा भी है, जिससे पता चलता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गैर इस्लामिक जो लोग थे उनकी प्रतिशत जो है वो आज के तुलना में बहुत ज्यादा हुआ करती थी और धीरे धीरे अब वो लगभग समाप्ति के कगार पे है। या तो कन्वर्ट कर दिए गए या मार दिए गए या भगा दिए गए या फिर भाग करके किसी तरह भारत में शरण ले लिया उन लोगों ने। तो सबसे पहले उनको साबित करना पड़ेगा कि इन तीनों देशों के वो गैर इस्लामिक लोग हैं। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट अगर बात करें तो वहां के उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट होना चाहिए या कोई वहां के सरकार के द्वारा जारी की गई बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए या फिर कोई एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन से जुड़े हुए कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। अगर उसके बाद जाकर के बात करें तो भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा भी जब भारत में भी आवेदन किया जाता है तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इन सभी के साथ वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इतनी बातों के बाद इन केस ऑफ नो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि ऐसी स्थिति जब डॉक्यूमेंट्स ना हो तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है। देखिए, तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की स्थिति में अगर देखें तो फॉर्म को भरने के समय जरूरी नहीं है कि सारे दस्तावेज दिया जाए, बिना डॉक्यूमेंट्स के भी फॉर्म को भरा जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बाद में वेरिफिकेशन के लिए है। ठीक है, अगर किसी के पास वो दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो उनको क्लियर उस फॉर्म में ऑप्शन होगा जिसमें आप वो लिखना होगा, उनको वो मेंशन करना होगा कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। उसके अलावा अगर वो चाहे तो जिस राज्य में वो बसना चाहते हैं भारत का नागरिकता लेकर के, तो वहां राज्य सरकार से अप्लाई करके वो हासिल कर सकते हैं। वहां का जो नियम है उसके तहत वो वहां का मूल निवासी प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जाकर के क्या है कि फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी भरी जानी जरूरी है सीए के तहत जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सीए के तहत जो लोग अप्लाई करेंगे भारत की नागरिकता के लिए, जो शरणार्थी अप्लाई करेंगे, उनको ऑनलाइन फॉर्म में अपने माता पिता या पति का नाम, ठीक है, अगर वो अविवाहित है तो माता पिता का नाम होना चाहिए, अगर वो कोई महिला विवाहित है तो उनको पति का नाम होना चाहिए। उसके बाद जाकर के वो भारत में कब से रह रहे हैं ये भी इंफॉर्मेशन उनको भरना होगा। उसके बाद वो कौन से देश से यहाँ पे आए हुए हैं ये भी उनको बताना होगा। और भारत कब आए और कहाँ रह रहे हैं भारत में ये भी उनको बताना होगा। और उसके बाद जाकर के भारत आने के बाद कौन कौन से काम कर रहे हैं वो भी उनको बताना पड़ेगा। और किस धर्म से है ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि इसमें बात ही उस चीज की गई है कि उनको धार्मिक उत्पीड़न वाले लोगों को ही दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से उनका अपना धर्म भी उनको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया सरकार के द्वारा। अब उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने कोई भारत आने के बाद, चाहे वो महिला या पुरुष है, उसने अगर भारतीय नागरिकों से शादी की है, भारत के किसी ऑलरेडी जो सिटीजन बन चुका है उससे शादी की है, तो फिर उनको ये भी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। और अगर उनके बच्चे हो गए हैं तो बच्चों के लिए अलग से सिटीजनशिप के लिए अलग से फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। तो ये सारी
सारी चीजें होंगी। अब यहीं पे एक सवाल ये उठता है कि इफ समवन हैज क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी अगर किसी के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो अगर किसी के पास अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसमें मेंशन है, ऑप्शन दिया गया है, वो उनको बताना पड़ेगा। और क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर वो बताते हैं तो उसके बाद जाकर के अगर अधिकार प्राप्त समिति को ऐसा लगता है कि इससे इंडिया का सिटीजनशिप देना इंडिया के लिए खतरा हो सकता है, तो ये अधिकार प्राप्त जो समिति है, एम्पावर्ड कमिटी है, उनके पास ये अधिकार होगा कि वो उसके एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब उसके बाद जाकर के देखें तो जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो भारत की जो पहले से जो नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया है, अगर आप उसमें बात करेंगे कि जैसे पिछले 12 महीने से भारत में रहता हो किसी विदेशी को लेकर के, ठीक है, अगर भारत की नागरिकता लेना है, 8 वर्ष के दौरान अगर आप देखें तो देश में से 6 साल उसने बिताया हो, जो सारे प्रोसेस जो अदनान सामी पे लागू हुआ था, आप लोगों को याद होगा अदनान सामी जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं जिनको भारतीय नागरिकता मिली थी, तो वो प्रक्रिया के तहत भी कोई व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। उसमें इसमें ये नियम इसलिए लाया गया क्योंकि वो जो शरणार्थी है उनको व्यवहारिक समस्या होती है। अब उससे बाय चॉइस अगर किसी व्यक्ति को भारत आना चाहे, कोई व्यक्ति और भारत में एक लंबे समय से रह रहा है और यहाँ एक पॉजिटिव रोल अदनान सामी की तरह निभा रहा है, तो वो पुराने प्रक्रिया के तहत जो ऑलरेडी सिटीजनशिप एक्ट है उसके तहत वो अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी जो शर्तें हैं उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और वो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया चलती रहेगी। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के बाद भारत के संविधान के प्रति उनको शपथ लेना पड़ता है, एक हलफनामा दायर करनी पड़ती है, और उसके अलावा क्या है कि उसके साथ ही अगर पुराने प्रक्रिया के तहत जैसे ही कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता हासिल करता है वैसे ही उसकी पुराने देश की जो नागरिकता है वो स्वतः ही क्या होता है, वो समाप्त हो जाती है। तो पुरानी प्रक्रिया चलती रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि जो सीए के तहत जो नए सिटीजनशिप हासिल करेंगे उन लोगों का जो सर्टिफिकेट होगा कैसे प्राप्त होगा। तो उन लोगों का जो सर्टिफिकेट होगा जब वो वेरीफाई हो जाएगी, जब उनका पूरी सिटीजनशिप से जुड़े हुए जितने भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा, और उसके बाद जाकर के उसमें क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है, किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की है, तो सरकार के द्वारा वेरीफाई करने के बाद क्या किया जाएगा, तो डिजिटल रूप से जो सिग्नेचर किया हुआ जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। डिजिटल रूप से वो जाकर के वेब पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो चाहे तो वो हार्ड कॉपी भी उस सिटीजनशिप का प्राप्त कर सकते हैं सीए के तहत। तो ये सारे के सारे होंगे, और इसमें जो अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष होंगे जो कि सेंसस डिपार्टमेंट के होंगे, उन्हीं का ये सिग्नेचर होगा उस डॉक्यूमेंट्स में, और इस तरह से उस व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाएगी सीए के तहत। अब देखिए ये सारी चीजें तो हम लोग देखिए कितना सरल है, कुछ भी इसमें ऐसा है नहीं विवाद। अब सवाल यह है कि छोटे छोटे बाइट्स में जब न्यूज मीडिया में आती है तो एक तरह से भ्रम फैल जाता है कि इससे किसी की नागरिकता छीन ली जाएगी, इससे किसी को भगा दिया जाएगा, किसी खास धर्म के व्यक्ति को रखा जाएगा, खास धर्म के व्यक्ति को भगा दिया जाएगा, और इस तरह की बातें हर जगह चल रही है। हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी चल रही है, मीडिया में भी चल रही है, और खास करके जो लेफ्ट मीडिया है उनका जो विधवा विलाप है वो लगातार उनका जारी है इसको लेकर के। तो एक शिक्षाविद के नाते, और चूंकि शिक्षा क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूं, लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी है। कई बार कई स्टूडेंट ऐसे भी है जो नीचे कमेंट कर रहे थे कि एजुकेशन से सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को पॉलिटिकल चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक सही रूप में पहुंचना चाहिए। और जब अगर मीडिया ये काम नहीं कर पा रही है, देश की बड़ी मीडिया जिनके प्रति लोगों की श्रद्धा है, जिन पे लोग आंख मूंद के विश्वास करते हैं, 20-20 साल से मीडिया क्षेत्र में है, वो अगर भ्रम फैला रहे हैं, खास करके रवीश कुमार जैसे लोग, तो स्वाभाविक रूप से हम जैसे शिक्षाविदों का आकर के इस तरह से स्पष्टीकरण देना जरूरी हो जाता है। अब देखिए सीए के जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों का जो तर्क सुनेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी। ठीक है, उनके जो तर्क होते हैं, उनके जो बहस होते हैं, उनको लेकर के आपको हंसी आएगी। ऊपर जितनी भी बातें बताई गई इसमें आप लोगों ने खुद देखा कि किसी के नागरिकता छीनने की कम से कम सीए में तो चर्चा नहीं है, बाद में एनआरसी जो हो, लेकिन सीए में किसी के नागरिकता जाने, किसी के छीनने का प्रावधान ही नहीं है। ये तो नागरिकता देने से संबंधित है कि कैसे अप्लाई करे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बावजूद उसके भ्रम फैलाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, और इन लोगों के जो तर्क है, इन तर्कों को सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। इसमें कुछ लोगों का तर्क यह है कि ये एक विशेष लक्ष्य के तहत सीए लाया गया है, और सीए पार्ट 1 है, और इसका जो पार्ट 2 होगा वो एनआरसी होगा। यानी सीए के तहत कुछ लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी और बाकी जो लोग बच जाएंगे जिनको बाहर करना है उनको एनआरसी ला करके बाहर कर दिया जाएगा। पहला ये तर्क है। दूसरा तर्क ये है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो 1985 में एक असम समझौता हुआ था, और उस समझौते के तहत क्या हुआ था कि 25 मार्च 1971 को तक जो बांग्लादेश से आ गए थे, जो
शरणार्थी उनको भारत की नागरिकता देने का प्रावधान था, इनको अवैध नहीं माना जाएगा, ठीक है, और या उनको निर्वासित नहीं किया जाएगा, इस तरह की बातें की गई थी। और उसके बाद जो आने वाले थे उनको निर्वासित कर दिया जाएगा, इस तरह की बातें की गई थी। तो ये उस समझौते का भी उल्लंघन है सीए, इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ लोग इसमें आर्टिकल 14 को ला रहे हैं, कोर्ट में भी इस तरह के डिस्कशन हुए थे कि आर्टिकल 14 जो कि समानता के अधिकार की गारंटी देता है, राइट टू इक्वालिटी की गारंटी देता है, और ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अब सवाल ये है कि जो भारत में अभी नागरिकता भी हासिल नहीं किया किया है जिन लोगों ने, उनको अनुच्छेद 14 के तहत कैसे किस प्रकार की समानता की डिमांड करेगा? जो उनके देश है वहां जाए, उन्हें अनुच्छेद 14 के तहत मिला हुआ है, उन्होंने जो मांगा था भारत ने बांट करके दे दिया 47 में, और आपने अपने अकॉर्डिंग अपने धर्म के आधार पर, वहां हम तो सेकुलर है, भारत तो धर्मनिरपेक्ष है, आपने तो धर्म के आधार पर देश बनाया, और इतना बड़ा देश बनाया कि आप खाने के लिए पीने के लिए तरस रहे हैं, आपकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि धार्मिक कट्टरता से कभी भी डेवलपमेंट नहीं होती है। और अब वहां के माहौल खराब करने के बाद एक खास एजेंडा के तहत भारत में घुस करके भारत के माहौल को खराब करने, यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह के प्रयास में इन लोगों का जो ये तर्क है, ये कहीं से सही नहीं बैठता है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। आप फंडामेंटल राइट की डिमांड वहां कीजिए जो आपको सपनों का देश है, जिन्ना साहब के द्वारा मांगे गए जो सपनों का देश है, ठीक है, उस पर आप डिमांड कीजिए। उसके बाद जाकर के भेदभावपूर्ण, कुछ लोगों का कहना है कि भेदभावपूर्ण है कि जब बांग्लादेश के लोगों को मिलेगा, बांग्लादेश से आए शरणार्थी को मिलेगा, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए, तो म्यांमार और श्रीलंका से आए शरणार्थी को क्यों नहीं मिलेगा? तो आपको एक चीज बता दूं कि म्यांमार और श्रीलंका में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर ऐसा किसी भारतीय के साथ नहीं हुआ है। वहां के जो मामले हैं वो अलग टाइप के मामले हैं, उसको अलग नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। उसके अलावा कुछ लोगों का यह कहना है कि प्रशासन को इसमें दिक्कत यह होगी कि कौन व्यक्ति घुसपैठिए के रूप में भारत आया और कौन व्यक्ति सताने के बाद भारत आया है, इसमें फर्क करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिक्कत होगी, इस तरह के ये दिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो धार्मिक उत्पीड़न शब्द यूज किया गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, तो जो लेफ्ट मीडिया है और कई लोगों का तर्क यह है कि इससे इन देशों से हमारे रिलेशन खराब होंगे, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि भारतीय दस्तावेज में अगर धार्मिक उत्पीड़न लिखा गया है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो इसका मतलब है कि आप उन देशों पे आरोप लगा रहे हैं कि वहां पे धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है। तो ये तो आप वैसे भी तर्क करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 1947 में जो आज का बांग्लादेश का क्षेत्र है वहां पे गैर इस्लामिक लोगों का प्रतिशत कितना था और आज कितना है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद जो आज का पाकिस्तान है वहां पे गैर इस्लामिक देशों का प्रतिशत कितना था और आज वहां की पॉपुलेशन में उनका परसेंटेज कितना है, उससे खुद ही पता चल जाएगा कि वहां पे किस प्रकार का अत्याचार हुआ है, किस प्रकार का अतिक्रमण हुआ है और किस प्रकार से एक पूरा का पूरा एक जो धार्मिक समूह है उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार का अगर हम लोग देखें, इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, तो कुल मिलाकर के भारत सरकार का अगर मैं देखूं तो मेरे अनुसार अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार का ये निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं मुझे न्यायसंगत लगता है। और कहीं ना कहीं क्या ये पूरी तरह से न्यायसंगत है, क्योंकि इन लोगों का इतिहास में कौन सी गलती थी जिनके दादा परदादा और पुरखों की जमीन को 3 लोगों ने टेबल पे बैठ करके ये डिसाइड कर लिया कि ये जमीन का जो टुकड़ा है ये पाकिस्तान को मिलेगा और ये जमीन का टुकड़ा जो है वो आज का बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान को दिया जाएगा। वहां पे रहने वाले जो लोग थे जिनके दादा परदादा की जमीन थे, उन लोगों के वो लोग रातों रात इस भारतवर्ष के जो भाग हुआ करते थे वो रातों रात जो है वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया या पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट बन गया, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद उनकी पुरखों की जागीर को एक एक करके छीना गया, उनके धर्म परिवर्तन किए गए, उनका उत्पीड़न किया गया, उन पर अत्याचार किया गया और इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। बस दो पक्ष अपना सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, दोनों ने प्राप्त किया और तीसरा पक्ष जिनको भारतीय साम्राज्य से मुक्ति लेना था उन्होंने भी मुक्ति ले लिया। लेकिन इन तीनों के अपने अपने उद्देश्य तो पूरे हो गए, लेकिन फंस कौन गया? आप खुद कल्पना कीजिए कि आप रात को उठेंगे और पता चलेगा कि सुबह जो है आपका जो गांव है वो किसी दूसरे देश को सौंप दिया गया, तो आप किस तरह का फील करेंगे? आप उन लोगों के दर्द को समझ सकते हैं जो आज के डेट में भटक रहे हैं और शरणार्थी बने हुए। उनमें अगर आप देखेंगे जो मीडिया में प्रतिक्रिया आ रही है, उन लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया है, उनके चेहरे पे चमक दिख रही है और आने वाले समय में भारत के मुख्य धारा में शामिल होकर के भारत के विकास में इन लोगों का योगदान होगा। क्योंकि एक तरह से पहचान समाप्त होते होते अगर इन लोगों की फिर से पहचान बनी है और भारतीय के रूप में पहचान बनी है, तो इस चीज को इनके आने वाले वंशज भी नहीं भूलेंगे और ये भारत के साथ अपना जुड़ाव महसूस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो डिसीजन है वो बहुत पहले सरकारों को लेना चाहिए था। आजादी के 76 साल हो चुके हैं। इस तरह के डिसीजन जब 55 में एक्ट बना था उसमें प्रावधान किया जाना चाहिए था और अगर नहीं भी था तो बाद के सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए था, लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरह का साहस
साहस नहीं दिखाया कि इस तरह के हमें प्रावधान करना है। तो इस तरह से वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो धन्यवाद के पात्र है कि इतने बड़े बोल्ड डिसीजन आपने लिया है। और एक तरह से देखें, अब मीडिया का ये दायित्व बनता है, सभी लोगों का दायित्व बनता है कि इस सूचना को जनता तक सही रूप में पहुंचाए, ताकि देश में किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद ना हो, कोई विवाद ना हो। गलत सूचनाओं को कभी भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जिससे समाज में समरसता भंग हो, समाज की समरसता भंग हो। बाकी जो लेफ्ट मीडिया है उनका तो ये काम ही है, वो क्योंकि उनके जो सब्सक्राइबर होते हैं, के जो फॉलोअर होते हैं, बस उन्हीं को खुश करना होता है और उन्हीं टाइप के जो कोटेड इंफॉर्मेशन होता है उनको पहुंचाना होता है, और वो उस काम में लगे हुए हैं, अपना विलाप कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि लेफ्ट मीडिया वालों के आंसू से कहीं ऐसा ना हो कि सी लेवल फिर से थोड़ा बढ़ जाए, ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ता जा रहा है। बाकी इस विषय पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशन को लेकर के फिर से। जय भारत।